Welcome to Common Mind. So today will be completing the second part of first paper of 2015 CDS. By now we have completed 50 questions, and in those 50 we have seen various various topics such as HCF, LCM, prime numbers, and pie chart questions, geometric mean, and all those types of questions we have done till question number 50. Now we will be starting from question 51. Here it says that if the height of a right circular cone is increased by 200% and the radius of the base is reduced by 50%. It says that height is increased by 200%. That means what is h dash? It is basically h plus 200% of h, that means h plus 2h, which is equal to 3h, and radius of the base is decreased by 50%. That means r dash is equals to r minus r by 2, which is r by 2 only, right? Now volume will be 1 by 3 pi r dash square h dash, which is equals to 1 by 3 pi r square by 4 into h dash will be 3h. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच आपका ओरिजिनल वॉल्यूम था, और ये 3 by 4 पहले से मल्टीप्लाइड है, ये आपका वी डैश हो जाएगा. सो वी डैश इज इक्वल टू 3 by 4 इंटू वी, है ना. इतना ये कम हो गया, तो कितना कम हो गया, तो न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये, माइनस वी बाई 4 इंटू 1 बाई वी इंटू 100. सो 25% का डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 25%. तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज decreases by 25%. द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस. तो जैसे यहाँ पे रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, तुरंत हमको क्या करना है, 4x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से 6x की वैल्यू 180 डिग्री, सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 30 डिग्री. जैसे ही आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री आई, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. देन द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट साइड टू द पेरीमीटर इज, हमसे क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट साइड टू द पेरीमीटर. अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, ऐसे ये ट्राइंगल बन गया. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, 30 डिग्री, और ये कितना हो गया मेरे पास, 120 डिग्री. ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, सपोज ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है. ठीक है, हमसे पूछ रहा है रेशियो. तो अब हम पहले क्या करते हैं, पहले साइड निकाल लेते हैं. तो हमारा हमको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, अगर सपोज मैं, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. ठीक है, ये सपोज ए के अपोजिट वाला एंगल ए होता है, बी के अपोजिट वाला बी होता है, सी के अपोजिट वाला सी होता है. तो ए अपॉन साइन ए, साइन 30 यानी कि 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी ए भी 1/2 इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. साइन 120 कितना होता है, cos 30, है ना, cos 30 यानी कि √3/2, तो √3/2 विच इज इक्वल टू के. सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 1/2 के, b इज इक्वल टू 1/2 के, एंड c इज इक्वल टू √3/2 के. ये मेरे पास तीन की तीन साइड्स आ गई हैं, है ना, तीनों की तीनों साइड्स आ गई हैं. हमसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट साइड. लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, जो कि लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट होगी, यानी कि c. तो लार्जेस्ट साइड हमारी ये हो गई, तो कितना हो जाएगा, √3/2 के अपॉन में पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे रख देते हैं. तो 1/2 के प्लस 1/2 के प्लस √3/2 के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 अपॉन ये कितना बचा, 1 + 1 + √3 यानी कि 2 + √3. तो √3 अपॉन 2 + √3 जो है मेरा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. देखिए क्वेश्चन मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल का हमारे पास एक गिवन है, ठीक है, इसकी साइड है सी, और हमसे मतलब इसकी हाइपोटेन्यूज है सी, और यहाँ पे साइड है ये ए और ये है बी. हमसे कह रहा है कि देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. मतलब कि एक ऐसे सर्कल जा रहा है ऐसे, ठीक है, इसको टच करते हुए और ऐसे जा रहा है. सपोज ये इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ x, तो ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी x, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे एक तरह से टेंजेंट डाल रहे हैं. ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास b - x, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास हो जाएगी a - x. ठीक है, ठीक है, तो अब a - x ये हो गई, तो यहाँ पे भी ये a - x हो जाएगी, और ये b - x इतनी दूर है, तो ये भी आपकी b - x हो जाएगी. ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है,
ज़रा आप इसको देख लीजिए, इतने पार्ट को, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया ये, इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a प्लस बी माइनस सी बाई 2। कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को इनके टर्म्स में लिखना था और c को x के टर्म्स में लाना था। क्यों? क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये इतना दूर आपका ये हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा रेडियस, है ना। और ये डिस्टेंस आपकी x हो जाएगी क्योंकि यहाँ से मैच कर रही है, और ये वाली डिस्टेंस भी x हो जाएगी, यहाँ से मैच कर रही है, तो उसका रेडियस x ही है। हमको बस वही x को इसके टर्म्स में लिखना था, a और b और c के टर्म्स में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी बाई 2। यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है वो प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखिए ये है मेरे पास एक सेमी सर्कल, ठीक है, और द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल यहीं पे आएगा जो उसके सेंटर पे होगा, मिड पॉइंट पे। एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। और हमको एक बात पता है कि जब भी जो हमारा डायमीटर कहीं पे भी सबटेंड करेगा तो हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करेगा, तो ये एंगल तो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये एकदम बिल्कुल प्योर सिमेट्रिक बॉडी है, और जो इसका रेडियस है वो कितना गिवन है, आर। यानी कि जो डायमीटर है बेसिकली वो कितना हो जाएगा आपका, 2r हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाला, अगर ये डिस्टेंस आ रहे तो ये वाली डिस्टेंस भी तो आ रही होगी, ये डिस्टेंस भी तो आ रही होगी। तो ट्रायंगल, सपोज मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी ओ। तो ट्रायंगल ए बी ओ में अगर हम इसका लगाएं तो कितना हो जाएगा, वो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, या फिर हाफ वही कर दें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी देखा जाए वो कितना हो जाएगा, प्लस हाफ जो ट्राइंगल मेरा ओ वी सी है, तो हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, आर इंटू हाइट ये वाली हो जाएगी कितनी, आर। तो ये हो जाएगी हाफ आर स्क्वायर। तो इसका भी, इस वाले ट्राइंगल का भी मेरा हाफ आर स्क्वायर है और इस वाले ट्राइंगल का भी हाफ स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर जो है मेरा, वो इस पूरे ट्राइंगल का जो है एरिया आ जाएगा। और मुझे कैसे पता कि लार्जेस्ट ट्राइंगल है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सेमी सर्कल में जो यहाँ का इसका मिड पॉइंट होता है, और जब हम वहाँ से ट्राइंगल ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, और वही 90 डिग्री हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है। ए डी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी इज़ अ कॉर्ड, ठीक है। ए बी एक मेरे पास कॉर्ड है और ए डी एक डायमीटर ऑफ द सर्कल है। अच्छा एक मिनट, ए डी दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे ये कर देता है कि अगर ए बी मेरे पास एक कॉर्ड है और यहाँ पे एक पॉइंट है और डायमीटर यहाँ से पास हो रहा है, ए डी इज़ 34 सेंटीमीटर, ए डी और ये बी है ना, ये हमारा कॉर्ड है और ये हमारा डायमीटर जो कि सेंटर से पास कर रहा है। देन द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर इज़, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि ये कितना, अच्छा जब भी हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसके मिड पॉइंट पे जाके गिरता है, तो ये आपका 15 हो जाएगा। हमसे क्या बोला है, ए डी की वैल्यू 34 है, तो ए डी की वैल्यू जब 34 है तो ए ओ की वैल्यू कितनी होगी, इसकी हाफ हो जाएगी, तो यानी कि ए ओ की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 17, और ये आपकी हो जाएगी 15। तो हमको ये निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, कितना होगा 17 स्क्वायर यानी कि 289 माइनस 15 स्क्वायर विच इज़ 225, तो आ गया 4, ये आ गया 6, 64 का रूट कितना होता है 8। तो मेरे पास डिस्टेंस कितनी आ गई, हमसे ये तो पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है और उसकी डिस्टेंस ए बी से कितनी है 8, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर। इफ अ स्टार फिगर इज फॉर्म्ड बाय elongating the sides of a regular pentagon then the measure of each angle at the angular points of a star figure is, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, इसको हम नीचे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, कुछ ऐसा एक रेगुलर सा पेंटागन है, ठीक है। और जब हमने इसकी साइड्स को इलोंगेट किया, फॉर एग्जांपल हमने इसको ऐसे इलोंगेट किया ना, ये वाली जो साइड है ये ऐसे इलोंगेट हो गई, ये वाली साइड ऐसे इलोंगेट हो गई, फिर ये वाली साइड ऐसे इलोंगेट हो गई, और ये ऐसे, और ये ऐसे, तो बेसिकली ये ऐसे जाके इलोंगेट हुई, ठीक है।
एक काम करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं ताकि एकदम अच्छे से विजुलाइज हो जाए, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, देखिएगा उसमें थोड़ा सा पेंटागन का शेप डिफरेंट हो जाएगा। मतलब डिफरेंट क्या, वही रहेगा, हम थोड़ा सा उसको ऐसे बनाए थे। ये देखिए, एक ऐसे, ये 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 और ये पेंटागन बनेगा, तब जाके हमारा कुछ स्टार शेप में आएगा। देखिएगा कैसे, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ इस वाली लाइन को ऐसे, ये ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ये कहीं यहाँ जाके इसको ऐसे मिलेगी, ये नीचे आएगी ये लाइन, ये वाली लाइन ये लाइन ऐसे जाएगी, ये कुछ ऐसे जाएगी, और ये दोनों आके यहाँ मिल जाएगी। तो देखिए हमारे पास एक स्टार शेप में फिगर बन रहा है, दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे, ये जहाँ जहाँ पे मेरा ब्लैक पेन चल रहा है वहाँ वहाँ देखिएगा ध्यान से, ये और ये, ठीक है ना। ये मेरा स्टार फिगर बन गया है। और इसी स्टार फिगर का हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि देन द मेजर ऑफ ईच एंगल एट द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द स्टार फिगर। एंगुलर पॉइंट्स ये होते हैं ना, स्टार फिगर के जो हमारे एंगुलर पॉइंट्स है वो बेसिकली ये हैं। तो मेजर ऑफ ईच एंगल एट द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द स्टार फिगर क्या बोल सकते हैं। देखिए अगर हमें इस एंगल को निकालना है तो हमको पहले ये वाला एंगल पता होना चाहिए। हाँ, जो रेगुलर पेंटागन होता है उसको उसका जो इंटीरियर एंगल होता है वो होता है बेसिकली 108 डिग्रीज का। कैसे, किस फॉर्मूला से, तो वो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। अगर हमें किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये होता है। पेंटागन में टोटल 5 साइड्स होती हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 180, तो 5 3 15 36, तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ये 108 डिग्री ये हो गया, तो ये कितना बचा 72 डिग्री। अब बाई सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों साइड इक्वल है, ये वाली दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, और ये दोनों साइड इक्वल है। तो जो ऑब्वियसली अगर ये 72 डिग्री है तो ये भी 72 डिग्री होगा। तो और इस पूरे ट्राइंगल का सम 180 होता है। सपोज ये एंगल x है, तो 72 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस x इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 144, तो इसका कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 डिग्री होगा, ठीक है। जो एंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाला, ये जितने भी एंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी जो वैल्यू है एंगल्स की वो कितनी है 36 डिग्री की, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना हुआ 36। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका 36 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 इक्वल साइज्ड मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम अ स्क्वायर पेपर शीट ऑफ एरिया 7 इक्वल साइज्ड मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर पेपर शीट है, ठीक है, उसका एरिया 784 है। तो अगर एरिया 784 है तो साइड कितना हो जाएगा, साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 28, ठीक है। तो साइड 28 हो गया। अब हमसे क्या बोल रहे हैं 4 इक्वल साइज्ड मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स। तो अब मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स कैसे बनेगी, ये सपोज इसका सेंटर है, तो यहाँ से एक सर्कुलर प्लेट ऐसे जाएगी, फिर एक सर्कुलर प्लेट ऐसे जाएगी, एक सर्कुलर प्लेट ऐसे जाएगी, और एक सर्कुलर प्लेट ऐसे जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल 4 सर्कुलर प्लेट्स हैं और ये कटेंगी। तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14 का, ये भी 14 का, तभी तो जाके ये पूरा 28 होगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा सरकमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट। तो भैया जब डायमीटर 14 हो गया तो सरकमफ्रेंस क्या होता है पाई इंटू डी, तो 22/7 इंटू 14 कितना हो गया 244 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आराम से, ये क्वेश्चन बड़ा कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस इसको आपको ज्योमेट्री सॉल्व करना है। tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है, तो यहाँ से मैं a प्लस बी को कंक्लूड कर सकता हूँ कि a प्लस बी की वैल्यू 60 है, और यहाँ से a की वैल्यू 45 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और tan a माइनस बी पूछ रहा है, तो tan 30 पूछ रहा है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, तो रेडियस कितने से इंक्रीज हुआ 10% से, यानी कि ये कितना हो गया 11r/10। देन द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्यूब कितना होता है 1331 r³/1000। ये हमारा जो है न्यू वॉल्यूम आ गया। तो न्यू वॉल्यूम में बेसिकली कितना इंक्रीज हुआ, तो इतने फैक्टर से इंक्रीज हुआ हमारा न्यू वॉल्यूम 1331/1000 v। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v डैश माइनस v अपॉन v इंटू 100, तो हमारा ऐसा परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। तो v डैश कितना है मेरे पास 1331/1000 v माइनस v
बाई वी इंटू 100। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 331 आ जाएगा, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, 331 अपॉन 1000 इंटू 100 कितना आ जाएगा मेरे पास 33.1%। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वेयर ए बी इज टू ए डी 2:1। हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी। ए बी इज टू ए डी की वैल्यू कितनी है, ए बी इज टू ए डी, ये सपोज 2x है तो ये मेरे पास x हो जाएगा। ये बोलना चाह रहा है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम 60 डिग्री। सपोज मैंने इसको मान लिया कि ये एंगल मेरा 60 डिग्री था, दिस एंगल वो 60 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डायगोनल्स आर इन द रेशियो, डायगोनल्स किस रेशियो में होंगे हमारे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम लगाऊं, जब आपने कुछ वेक्टर, अगर वेक्टर्स को इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ ना, एक ऐसे और एक वेक्टर को मैं ऐसे बना दूंगा। सपोज ट्राइंगल लॉ लगाऊं यदि मैं ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, बी सी वैक्टर यानी कि ये वाला वेक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर, ये हो सकता है, या फिर बी ए वैक्टर बेसिकली, नॉट ए बी ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से मैं सी ए वेक्टर जो कि मेरा ये डायगोनल है, सी ए वेक्टर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, बी ए वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर। ठीक है, बी ए वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर। अब मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है क्योंकि डायगोनल्स की लेंथ हमसे पूछी है ना, तो मॉड्यूलस ऑफ सी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर, यानी कि इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस कितना है बी ए की लेंथ कितनी है एक्स, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, प्लस इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर, या फिर सॉरी बी ए की वैल्यू 2x है ना, तो 2x 4x स्क्वायर, और बी सी का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 टाइम्स दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई x इंटू कॉस 60, जो बीच का एंगल होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कॉस 60 साइन 30 होता है हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x, ये अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 3x। तो मेरे पास जो डायगोनल सी ए था उसकी लेंथ आ गई है, अब मुझे डायगोनल बी डी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो अब देखें अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी डी में लगाऊं, तो बी सी वेक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल टू बी डी वैक्टर, ये हो जाएगा, और बी डी वैक्टर का मुझे लेंथ चाहिए तो मुझे इसका मॉड्यूलस लेना होगा। बस यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो यहाँ पे हम यहाँ पे जो माइनस साइन ये वाला लगाए हैं यहाँ पे बस वो प्लस साइन बदल जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो बी सी का मॉड्यूलस कितना है एक्स, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस सी डी का मॉड्यूलस कितना है 2x, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 2x इंटू एक्स इंटू कॉस। अब देखिए ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, हम यहाँ पे ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे क्योंकि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब होता है उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल, है ना, उनके डायरेक्शन। अब एक बी सी वैक्टर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि अगर इसको आगे एक्सटेंड करें तो इधर जाएगा, सी डी वैक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा, और यहाँ से हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 7x स्क्वायर, तो रूट 7x। तो एक डायगोनल की लेंथ आ गई रूट 3x, दूसरे डायगोनल की लेंथ आ गई रूट 7x। हमसे उन दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो काटेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 7 रूट 3 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, consider the following statements, let D be a point on the side BC of a triangle ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, let D be a point on the side BC of a triangle if the area of triangle ABD, यहाँ पे D है, ट्रायंगल ABD is equal to area of triangle ACD, then for all points O on AD area of triangle ABO। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हमसे कह रहे हैं कि अगर इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है बाई एनी चांस, तो अगर यहाँ पे हम कोई भी एरिया ले लें, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट ओ हमने लिया, इसको इससे ज्वाइन किया, हमसे कह रहा है कि जो ट्रायंगल ए बी डी है उसका एरिया ट्रायंगल ए डी सी के बराबर है। तो ए बी डी को मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी डी को मैं लिख सकता हूँ क्या, ए ओ बी प्लस ओ बी डी इज इक्वल टू ए ओ सी प्लस ओ सी डी लिख सकता हूँ। तो देखिए अब सपोज अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा जो है एक तरह से ऑल्टीट्यूड का काम कर रहा है ऑल्टीट्यूड का काम करेगा, तो अगर इन दोनों का एरिया सेम है,
बाय एनी चांस अगर इन दोनों का एरिया सेम है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ट्राइंगल ए बी डी का ए सी डी का एरिया सेम है, तो अगर मैं यहाँ पे हाफ इंटू डी ए इंटू एच मतलब बी डी लगाऊँ तो यहाँ से हो जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू डी सी। तो मैं ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं अगर बाई एनी चांस अगर ये हमारा ऑल्टीट्यूड होता तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बी डी है वो डी सी के बराबर है। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो अगर बी डी की वैल्यू डी सी के बराबर है तो अगर हम ट्राइंगल ओ बी डी का एरिया निकालें विद द सेम बेस विद द इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट एज दैट ऑफ द ट्राइंगल ओ सी डी, क्योंकि उसका भी हाइट सेम है और उसका भी बेस सेम है, तो ऑब्वियसली इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी सेम होगा और इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी सेम होगा, यानी कि ट्राइंगल ओ बी डी का एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल ओ सी डी का एरिया। तो यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बच रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी या फिर ए बी ओ कहते हैं, ट्राइंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ओ, जो कि हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ओ। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे कह रहा है कि इफ जी इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। कंकरेंस मतलब होता है कि सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है और हमसे कह रहा है कि एक मीडियन यहाँ से निकला, दूसरा मीडियन यहाँ से निकला, जो कि इसको आधे में बांट रहा है। तो यहाँ पे ये आपका वो हो जाएगा सेंट्रॉइड। अब कंकरेंस का मतलब होता है कि कोई तीसरी लाइन जो है वो भी इस लाइन से पास करेगी तो हम उसको कंकरेंस बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से पास करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंस। अब क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि जी इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट है मेरा जो जी है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जी और ट्राइंगल ए सी जी। ऑब्वियसली ये तो एक नोन फैक्ट है कि जो हमारा सेंट्रॉइड होता है, दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 3 इक्वल हाफ्स, है ना, डिवाइड्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इनटू 3 इक्वल हाफ। जो हमारा सेंट्रॉइड होता है किसी भी ट्राइंगल में, वो उस ट्राइंगल के एरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ट्राइंगल ए बी जी का एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल बी सी जी का एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल ए जी सी का एरिया। ठीक है, तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 62, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को हम नीचे रफ में देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में एलिमिनेट करना है, मतलब इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन लीव करने हैं, तो इस टाइप के सवाल आते हैं इसको हम लीव ही करते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ नीचे। तो हमसे क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि कॉस ए की वैल्यू tan b के बराबर है, कॉस ए इज इक्वल टू tan b एंड कॉस b इज इक्वल टू tan c एंड कॉस c इज इक्वल टू tan a। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो अभी क्या है कि इसको मैं लिख लेता हूँ कॉस ए की वैल्यू साइन b अपॉन कॉस b। इसको इधर ले जाएं तो कॉस ए कॉस b हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए, तो लेट अस सपोज लेट साइन ए इज इक्वल टू एक्स एंड साइन बी इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक मिनट, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, यानी कि 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम और ले लेंगे साइन ए को हमने यदि x लिया था, साइन b को y लिया था एंड साइन c को हम z ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम इस वाली इक्वेशन को लें, इस वाली इक्वेशन को ले तो क्या बनेगा, वही सेम चीज़ बनेगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, b और c में रिलेशन है तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर इसी के टर्म्स में लिखें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि साइन ए की वैल्यू बताओ, तो साइन ए तो x है, साइन ए की वैल्यू x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे के सारे टर्म्स को x के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर बी, हो गई इक्वेशन नंबर सी, हो गई इक्वेशन नंबर ए। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर बी में उठा के डालते हैं तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1 माइनस 2 टाइम्स
1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4x स्क्वायर, और ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास आ गई वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं x जो वाई स्क्वायर है, अब मैं चूँकि मुझे x के टर्म्स में लाना है तो मैं वाई स्क्वायर को यहाँ से उठा के एक्स स्क्वायर में रख दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें गिवन है क्या, यहाँ पे बना देता हूँ, हमारे पास ये गिवन है पहले से कि जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो कितना है 1 माइनस 2y स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2 टाइम्स, अब y स्क्वायर मेरे को कितना गिवन है ये, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आइए आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा माइनस 2x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 ये रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन चुका है। तो यहाँ से मैं यदि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो श्रीधराचार्य मेथड से निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 अपॉन 2। तो यहाँ से जो मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 3 प्लस माइनस रूट 5/2। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक्स को क्या एज्यूम किया था साइन ए। ठीक है, हमने x को क्या एज्यूम किया था साइन ए, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 प्लस, या तो 3 प्लस रूट 5/2 होगी या तो 3 माइनस रूट 5/2 होगी, हमें देखनी है कि कौन सी वैल्यू होगी। राइट, अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है ना, साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1 होती है, मतलब 1 से बड़ी नहीं होगी। सपोज मैं 3 प्लस रूट 5/2 लेता हूँ, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.25 के समथिंग के अराउंड होती है, 3 प्लस 2.25/2। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो आएगी 5.25/2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। ये जो भी वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 1 आ रही है, कब, जब मैं 3 प्लस रूट 5/2 लूँगा, लेकिन मुझे 1 से कम वाली वैल्यू लेनी है, तो मैं कौन सा यहाँ पे लूँगा 3 माइनस रूट 5/2। ठीक है, 3 माइनस रूट 5/2, ये मेरे पास आ गई साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो 3 माइनस रूट 5/2 का अंडर रूट निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बाई 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 2 रूट 5। फिर से देखिएगा, अब अच्छे से देखिएगा, 6 को मैं लिख सकता हूँ क्या रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका टर्म है एक कुछ आपका होल स्क्वायर के टर्म में बन जाएगा, तो अंडर रूट क्या बन जाएगा, ये रूट 5 माइनस 1 है ना, रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दोनों के दोनों स्क्वायर आप दोनों के दोनों बाहर आ जाएंगे तो क्या बनेगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। तो यही जो है मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, क्या रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे, इफ 3 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, देन वेयर के इज अ रियल नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमको निकालनी, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें, तो मेरे से बेसिकली पूछा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 3 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं 3 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन सॉरी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है,
तो मुझे बेसिकली साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर में बदल देता हूँ, तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू के। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी के। सो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू के माइनस 4 के साइन स्क्वायर। इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 के माइनस 4 इज इक्वल टू के माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के माइनस 1। तो 4 साइन स्क्वायर की वैल्यू हो गई के माइनस 3 अपॉन के माइनस 1, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं, कितना आ जाएगा 3 माइनस के माइनस 3 अपॉन के माइनस 1, यानी कि 3 के माइनस 3 माइनस के प्लस 3, तो 3 के माइनस 3 माइनस के प्लस 3 अपॉन के माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 के अपॉन के माइनस 1। फाइनली जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया वो कौन सा आया, 2 के अपॉन के माइनस 1। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा दो अलग अलग फॉर्म में गिवन है, जब k की वैल्यू बिटवीन 1/3 एंड 3 होगी और जब k की वैल्यू लेस देन 1/3 और k की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये दोनों तो गया, ठीक है, 2k अपॉन के माइनस 1, मतलब ये ऑप्शन ये भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एनी के, लेकिन हम ठीक है, और यहाँ पे ये 2k अपॉन के प्लस 1 तो नहीं होगा। लेकिन यही दिक्कत है ना कि k की वैल्यू आपके पास वो तो हो नहीं सकती, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो आप एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कि जब हमने यहाँ से 4 साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, है ना, जब हमने यहाँ से 4 साइन स्क्वायर इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, तो 4 साइन स्क्वायर की वैल्यू के माइनस 3 अपॉन के माइनस 1। अब यदि के की वैल्यू बाई एनी चांस 1 हो जाती है तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 4 साइन स्क्वायर इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। कभी भी 4 साइन स्क्वायर की वैल्यू इन्फाइनाइट जा ही नहीं सकती, बिकॉज साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1 उसकी वैल्यू होती है। तो अगर ये बाई एनी चांस ये 0 होता है तो ये पूरी वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर की वैल्यू आपकी इन्फाइनाइट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली के की वैल्यू आपके पास 1 नहीं होनी चाहिए, तो इस वाले केस में तो नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस ले रहा है के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा, इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन होनी नहीं चाहिए, है ना, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, क्योंकि k इसमें 1 आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जो मेरे पास ऑप्शन बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, 2k अपॉन के माइनस 1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विच इज 2k अपॉन के माइनस 1, वेयर k इज लेस देन 1/3 और k इज ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स p एंड q डिस्टेंसेज। हमारे पास ये टावर है, ये डिस्टेंस है m स्क्वायर जहाँ पे p खड़ा हुआ है, और ये डिस्टेंस है n स्क्वायर जहाँ पे q खड़ा हुआ है। ये डिस्टेंस है m स्क्वायर, है ना, और ये डिस्टेंस है n स्क्वायर, यहाँ पे q है। फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कहने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। द हाइट ऑफ द टावर इज, सपोज हाइट ऑफ द टावर हमारे पास h है, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m स्क्वायर अपॉन h अपॉन m स्क्वायर, है ना, और यहाँ से tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h अपॉन n स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन mn का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास mn का होल स्क्वायर, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mn, ठीक है। तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। The height of elevation of a cloud from a point 200 मीटर above the lake। अब देखिए ये है मेरे पास एक लेक, है ना, एक लेक है, यहाँ पे अगर मैं इसके 200 मीटर ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक। अब मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए यहाँ पे क्लाउड को देख रहा हूँ, एक क्लाउड है ऐसे, ठीक है, और ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ से 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। ये मेरे पास पूरी लेक है, अब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं इसका रिफ्लेक्शन नीचे यहाँ बनेगा, और इसी पॉइंट से देख रहा हूँ तो इस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा कि द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, हाइट ऑफ द क्लाउड कहाँ से, ऑब्वियसली बेस से ही पूछेगा, है ना। तो ये आपका ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 200, और ये हमको निकालनी, सपोज इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं tan 30 निकालूँ, tan 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन
दिस इसको मैं कुछ भी बोल देता हूँ, सपोज इसको मैं h बोल देता हूँ। तो tan 30 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एच, और यहाँ से tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 200 है। तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, जितना ऊपर ही है उतना ही नीचे ये जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 200 प्लस एक्स। तो tan 60 इज इक्वल्स टू 400 प्लस एक्स अपॉन एच। तो या हमको बेसिकली चाहिए, हमको चाहिए एक्स, तो यहाँ से हम एच की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एच की वैल्यू हम लिख सकते हैं √3x। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 400 प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 400, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी 200। तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 200। हमसे क्वेश्चन में पूछा कि द हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड कहाँ से पूछेगा, ऑब्वियसली ये बेस से ही पूछेगा, ग्राउंड से और लेक से मतलब। तो ये 200 है और पहले से 200 ऊपर था, तो कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास हाइट 400 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है tan a प्लस cot a की वैल्यू इतनी है, तो tan की पावर 4 प्लस cot की पावर 4 कितना हो जाएगा। इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ से tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a कट जाएगा, -2 आएगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर -2 tan a cot a। अब इसका होल स्क्वायर ये वाला, और यहाँ पे -2, फिर से ये टर्म 2 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 2 हो जाएगा, तो बस हो गया। अब हमको tan a प्लस cot a की वैल्यू गिवन है 4, तो यहाँ पे रख देंगे 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, ये आपका आंसर है। तो 14 स्क्वायर माइनस 2, 14 स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 2 कितना हो जाएगा 194। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि p की वैल्यू q के बराबर तो आ गई, तो क्या q की वैल्यू r के बराबर होती है। इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स, अगर मैं रैशनलाइज करूँ तो, और यहाँ 1 प्लस साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, कैंसिल हो गए ये, तो बचेगा क्या कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विच इज सेम एज आर। तो यानी कि p की वैल्यू q के बराबर है, q की वैल्यू r के बराबर है, तो p की वैल्यू भी r के बराबर है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे कह रहा है कि क्या p स्क्वायर की वैल्यू q r के बराबर है, तो जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो मतलब कि इसका अंडर रूट हट जाएगा सिर्फ, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्यू आर के बराबर है, यहाँ से हम देख चुके हैं। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग, कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan है, तो हमको ये देखना है कि भैया इसमें से कौन कौन सी आइडेंटिटी सही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 1 साइन ए कॉस ए ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस ये साइन है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। माइनस बाहर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाता है, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में नीचे आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। तो पहली आइडेंटिटी जो है मेरी सही है। दूसरी पे हम आते हैं, क्या बोले 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन प्लस कॉस, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन कॉस माइनस 2 साइन माइनस 2 कॉस, ये होगा बेसिकली। तो 2 जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, ये बचेगा, ठीक है।
और जब हम इसको ओपन करेंगे, सपोज RHS को मैं ओपन करता हूँ, तो बचेगा 2 1 प्लस कॉस माइनस साइन प्लस सॉरी माइनस साइन कॉस। तो क्या ये एक्सप्रेशन आ रहा है इसके बराबर? देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, प्लस साइन कॉस है लेकिन ये माइनस साइन कॉस है, प्लस कॉस है माइनस कॉस है माइनस कॉस। तो हम देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो LHS आया मेरा ये वाला, वो RHS के बराबर नहीं आ रहा। तो मेरा दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 ओनली। ABC is a right angle triangle at B and AB is to BC की वैल्यू 3:4 है। तो आपको देख के समझ जाना चाहिए कि क्या होगा। 3x² प्लस 4x²। हमसे बेसिकली क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये 3x है, ये 4x है। हमसे पूछ रहा है साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C की वैल्यू कितनी होगी। ये आपका है A, ये है आपका B और ये है आपका C। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा 5x, अंडर रूट 16x² प्लस 3x² 9x², तो रूट 25x, तो यानी कि 5x हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए साइन A की वैल्यू हो जाएगी क्या, A अपॉन के, ये भी है तो ये आपका B हो जाएगा, ये है आपका तो A हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। A अपॉन के प्लस B अपॉन के प्लस C अपॉन के। ठीक है, तो हमसे यही तो पूछ रहा है। तो A अपॉन साइन A की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है 4x, तो 4x अपॉन के प्लस B की वैल्यू कितनी है 5x अपॉन के प्लस C की वैल्यू कितनी है 3x अपॉन के। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, तो 12x अपॉन के। ठीक है, तो अब देखिए हमको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो b अपॉन साइन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, है ना, जो साइन रूल्स हम लगाते हैं। साइन b की वैल्यू है साइन 90 विच इज़ 1 और b की वैल्यू कितनी है 5x, तो 5x की वैल्यू k हो जाएगी। तो k की वैल्यू बेसिकली 5x हो जाएगी। तो यहाँ पे रख देते हैं 12x अपॉन 5x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12/5 जो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, अब देखिएगा कॉट स्क्वायर 33 को इसको उस आइडेंटिटी में लिख सकते हैं, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 33 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 23 को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस सेक स्क्वायर 23। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे हमको पहले से गिवन है कोसेक स्क्वायर 67 माइनस कोसेक स्क्वायर 30, बेसिकली हम इसको देखते हैं। कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 23 डिग्री, इसको मैं उठा के क्या लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर 90 माइनस 67 विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 67। ठीक है, और ये माइनस साइन लगाए तो कोसेक स्क्वायर 67 माइनस कोसेक स्क्वायर 67, ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर, सॉरी इसको पहले लिखूंगा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 57 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 57 विथ माइनस साइन। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास सिर्फ कौन सा टर्म बचा है, कि ये वाला टर्म बचा 1 और एक टर्म, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है। There exists at least one value of x between 0 and π/2 which satisfies the equation। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल देते हैं पहले। साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 अपॉन 2, तो कैंसिल आउट हो गया। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x, सॉरी ये 4 माइनस 4 नहीं 4 + 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 + माइनस √8/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 + माइनस 2√2/2, यानी कि 1 + माइनस √2। अब यहाँ पे हमसे ये किसकी वैल्यू, ये आपके पास आई साइन स्क्वायर x की वैल्यू। ठीक है ना, साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 1 + माइनस √2। अब साइन स्क्वायर x हमको पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1 - √2 का सवाल तो उठता नहीं।
वन माइनस रूट टू का सवाल उठेगा नहीं क्योंकि वो वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी। और वन प्लस रूट टू की बात करें तो वो वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाएगी, है ना। वन माइनस रूट टू की बात करेंगे तो लेस देन जीरो हो जाएगी, और वन प्लस रूट टू की बात करेंगे तो ग्रेटर देन वन हो जाएगी। लेकिन हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो टू वन लाई करती है, बिटवीन जीरो एंड वन। तो ऑब्वियसली ये दोनों ही जो दोनों ही वैल्यूज आ रही हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही कि एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन जीरो एंड पाई बाई टू। एक्स की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू होगी तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो टू वन लाई करेगी। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो टू वन आनी चाहिए, लेकिन आ क्या रही है, या तो लेस देन जीरो आ रही है या तो ग्रेटर देन वन आ रही है। आनी क्या चाहिए, जीरो टू वन के बीच में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा हमसे कह रहा है कि साइन 1.5 इज ग्रेटर देन कॉस 1.5। देखिए अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये रेडियन होता है, राइट। अब देखिए साइन 1.5, अब हमको पता है ये आपका जो ग्राफ होता है ये आपका पाई बाई टू होता है यहाँ पे, पाई बाई टू। अब पाई बाई टू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3.14/2 विच इज़ 1.57 और 1.5 यहीं पे आसपास आएगा कहीं, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आएगा। और जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये यहाँ जाता है, तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं हम ये देख सकते हैं कि जो दोनों है ना यहीं पे आपकी 1.5 लाई करेगी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जब तक हमारे पास यहाँ पे गोला नहीं हो, है ना, तब तो वो डिग्री होगा। अगर यहाँ पे हमको डिग्री देता तो वो डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमको कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि बाय डिफॉल्ट इट इज़ इन रेडियंस और 1.5 रेडियन यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं। तो आप देख सकते हो ये वाला जो ग्राफ है साइन एक्स का ग्राफ है, और साइन एक्स की बड़ी वैल्यू बड़ी आ रही है यहाँ पे, और ये हमारा कॉस एक्स का ग्राफ है, इसकी वैल्यू यहाँ पे छोटी आ रही है ना, ये x1 है x2 है, तो x2 इज लेस देन x1। ये वाला ग्राफ आपका कॉस एक्स का है, तो कॉस एक्स का ग्राफ x2 वाली वैल्यू दे रहा है 1.5 पे, और ये x1 दे रहा है, तो x1 इज ग्रेटर देन x2 और ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज ग्रेटर, ठीक है। From the top of a tower, the angles of depression of two objects P and Q situated on the ground. यहाँ ग्राउंड है, यहाँ पे टावर है, ये P है, P का है 45 डिग्री और Q का है 60 डिग्री। तो यहाँ पे पॉइंट Q होगा, इसका जो है जो ये होगा बड़ा, ये 60 डिग्री होगा, है ना। ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, और यहाँ से दूसरी एक लाइन गई है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बता रही है, वो पॉइंट P का बता रही है विच इज़ 45 डिग्री, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 × 3 - √3, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज़ कितनी है हाइट इसकी, ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो जो tan 60 है ना वो है बेसिकली h अपॉन, सपोज मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h अपॉन x, तो h की वैल्यू हो जाएगी √3x, ठीक है। और हमको h चाहिए तो हम इसको x के फॉर्म में लिख लेते हैं, x = h अपॉन √3, ठीक है। फिर यहाँ से हम tan 45 लगाएंगे, tan 45 लगाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा x + 100 × 3 - √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, h के बराबर। और x की वैल्यू हमको पहले से दे रखी है h/√3, तो h + 100 √3 × 3 - √3 = √3h। तो कितना हो जाएगा 300 √3 - 300 इज इक्वल टू h √3 - 1। तो 300 × √3 - 1 इज इक्वल टू h × √3 - 1। √3 - 1 √3 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐसे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू c है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू c है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब a³ + b³ का फॉर्मूला लगाए तो कितना हो जाएगा, a + b × a² + b² - ab, ये हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स प्लस, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स × कॉस स्क्वायर एक्स, तो ठीक है। तो हमें जो निकालना है बेसिकली ये निकालना है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स = c। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 + 2
साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सी स्क्वायर, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, या फिर कहें तो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली आ जाएगा 3/4 सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 3 सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि 4 माइनस 3 सी स्क्वायर, सॉरी 3 की पावर 4 प्लस 1 मतलब कि -3 और -2 सी स्क्वायर यानी कि प्लस 6 सी स्क्वायर अपॉन 4। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 6 सी स्क्वायर माइनस 3 सी की पावर 4 अपॉन 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे 1 प्लस 6 सी स्क्वायर माइनस 3 सी की पावर 4 अपॉन 4 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। There exists no value of x such that 1 upon 1 minus sin x की वैल्यू 4 प्लस 2 रूट 3 आ रही है। इसको सॉल्व करते हैं फिर। देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो 1 माइनस साइन एक्स आ रहा है वो आ रहा है कितना 1 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 3 प्लस 2 रूट 3, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 4 माइनस 2 रूट 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 माइनस 6 रूट 3 प्लस 8 रूट 3 माइनस 12 अपॉन इसका स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना बचेगा मेरे पास 2 रूट 3 अपॉन 4 यानी कि रूट 3/2 विच इज इक्वल टू साइन एक्स। तो भैया साइन एक्स की वैल्यू रूट 3/2 कब आती है जब एक्स की वैल्यू पाई/3 होती है। तो x की वैल्यू पाई/3 होने पे हमारे पास ये सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब कि ये होल्ड कर रहा है विच बिटवीन x एंड बिटवीन x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड पाई/2। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कुछ, लेकिन स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है कि देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू। तो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है विच इज x इक्वल टू पाई/3। अब हमसे क्या बोल रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स डज नॉट होल्ड गुड फॉर एनी रियल। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो जो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है ना, साइन स्क्वायर एक्स की, वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। तो 3 की पावर चूंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये वही जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 3, बिटवीन 1 एंड 3। अब यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है, कौन सी, when sin x इक्वल टू 1 है ना, जो इसका रेंज आ रहा है इस वाले फंक्शन का जो रेंज आ रहा है दैट इज बिटवीन 1 एंड 3। तो ऑब्वियसली जो LHS का रेंज आना चाहिए वही RHS का भी रेंज आना चाहिए, या फिर जो RHS का रेंज आना चाहिए वही LHS का रेंज आना चाहिए। इस केस में जो RHS है उसका रेंज कितना आ रहा है बिटवीन 1 एंड 3, तो यहाँ पे हमारा LHS का भी रेंज होना चाहिए बिटवीन 1 एंड 3। लेकिन हमको पता है कि sin x सिर्फ कौन सी वैल्यू ले सकता है 1, sin x इक्वल टू 1 है ना, जो ये रेंज आ रहा है उस वाले रेंज में सिर्फ ये साइन एक्स इक्वल टू 1 ही तो लेगा क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और ये कहाँ कहाँ होती है सिर्फ x इक्वल टू पाई/2 पे होती है, 5 पाई/2 पे होती है एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है। तो और इस वाले केस में जब हम x इक्वल टू पाई/2 रखेंगे यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, चाहे पाई/2 है कोई मल्टीपल रखिए ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कितनी आनी है 3 आनी है, 1 तो नहीं आएगी, यानी कि ये दोनों बराबर तो नहीं होंगे। तो किसी भी रियल एक्स के लिए, किसी भी रियल एक्स जो हमारे पास एक एक्स आ भी रहा था पाई/2 जो कि इसकी वैल्यू 1 देता, लेकिन ये इसकी वैल्यू 1 नहीं देता है ना, 3 साइन स्क्वायर पाई/2 इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आती 3 आती ना कि 1। तो हमारा ऑब्वियसली दूसरा स्टेटमेंट गलत, मतलब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि डज नॉट होल्ड गुड, ऑब्वियसली इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर एनी रियल एक्स, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सिर्फ 2 ओनली, ठीक है। अ ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ट्राइंगल ABC है इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब बाहर से एक सर्कल ऐसे बना हुआ है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, देन साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर से ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन दिस। ऑब्वियसली हम यहाँ पे फिर से साइन स्टेटमेंट लगा देंगे, कौन सा, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन सी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। अच्छा एक बात और, हमको पता है कि ये जो सर्कल बना है
ये जो सर्कल बना है ये क्या है, सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल जो होता है वो इसका ये आपको हो जाएगा सरकम रेडियस, ये सरकम रेडियस हो जाएगा। और हमको साइन रूल से पता है कि जो हमारा ए अपॉन साइन ए होता है, या फिर जो हमारा बी अपॉन साइन बी होता है, या फिर जो हमारा सी अपॉन साइन सी होता है, इसको जब हम के लिखते हैं तो वो के कुछ नहीं बल्कि वो 2r के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि के की वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स द सरकम रेडियस। ठीक है, 2 टाइम्स द सरकम रेडियस। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कितनी हो जाएगी, 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको कितना दे रखा है, 2 टाइम्स द डायमीटर। डायमीटर कितना होता है, 2r का स्क्वायर, तो यानी कि 8r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 8r स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास 8r स्क्वायर, नीचे क्या है 4r स्क्वायर, कैंसिल आउट होके क्या बन गया मेरे पास 2। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास इसका 2। द एरिया ऑफ अ रोम्बस विथ साइड 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर विल बी। ये हमारे पास एक रोम्बस है ऐसे, एक डायगोनल है मेरे पास 13, और सॉरी एरिया है इसका 13 और डायगोनल की लेंथ 10 दे रखी है। ये 13 है, ये 10 है। ऑब्वियसली डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 12। एरिया हमसे पूछ रहा है, तो एरिया हो जाएगा कितना, ये चारों ट्राइंगल्स, ये हमारे पास 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, चारों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल दो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 6, 24, 5 कितना हो जाएगा 30 इंटू 4 120, तो 120 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियाई आर विथ सेंटर्स पी एंड क्यू आर सच दैट ईच सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। यानी कि ये सर्कल है और एक सर्कल, ये इसका सेंटर ये है और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर ये है। इतनी ही दूरी पे एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, एक मिनट इसको फिर से देखते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल का सेंटर ये है और एक सर्कल का सेंटर ये है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि आर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, यानी कि ये सर्कल जो जिसका सेंटर ये है, इसका सर्कल कुछ ऐसे जा रहा होगा, और दूसरा वाला जो सर्कल है जिसका सेंटर ये है वो कुछ ऐसे जा रहा होगा। ये बोलना चाह रहा है देन द एरिया कॉमन टू द सर्कल्स इज लेस देन 1/3 ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स बाई। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना क्या करेंगे हम, ये बिल्कुल पूरा का पूरा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है बिकॉज रेडियस दोनों की आर है। ठीक है, यहाँ पे हम एक ऐसी लाइन खींच देंगे, तो मुझे बस ये बोल रहा है कि इसका कॉमन एरिया निकालो, है ना। ये जो सर्कल्स हैं इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसका एरिया निकालो कि वो कितना होगा। तो अगर मैं सपोज इस पूरे पार्ट को बोल देता हूँ पार्ट ए और इसको बोल देता हूँ पार्ट बी, तो मैं पार्ट ए की वैल्यू निकालूंगा और उसको डबल कर दूंगा, या फिर मैं पार्ट बी की वैल्यू निकालूंगा उसको डबल कर दूंगा, तो मेरे पास दोनों का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये डिस्टेंस है मेरी आर, क्योंकि ये सर्कल का ये वाला ग्रीन वाला सर्कल है, ये इसका सेंटर से रेडियस है, चाहे आप ब्लू वाला सर्कल को देखते तो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये है आर, तो और ये एकदम सिमेट्रिक है, तो ये r/2 और r/2 होगा। अभी यहाँ फिगर में नहीं लग रहा है, लेकिन आपको मतलब वैसे तो मैं रफ हैंड बना रहा हूँ, आप वो कॉपी में बना के खुद देखिएगा। ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास हो जाएगी r, ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी r। तो ट्राइंगल ओ ए बी जो बना वो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, ट्राइंगल जो मेरे पास बना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं इस वाले पोर्शन को मैग्नीफाई करके बनाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, है ना। ये जो ब्लू वाला सर्कल है ना, ब्लू वाले का जो ये है, ये ओ, ये यहाँ पे बी है, और सपोज इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ सी, यहाँ पे ये आ रहा है सी। ठीक है, और ये जो है हमारा जो ब्लू वाला सर्कल है वो ऐसे जा रहा है,
और ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सिमेट्रिक लाइन ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका एरिया निकालना है। मैं पार्ट ए का है ना, ये वाला जो पार्ट ए मैंने आपसे बोला, ये वाला ओ ए सी, तो मुझे ओ ए सी का एरिया निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कैसे निकालूंगा ओ ए सी का एरिया, तो यहाँ पे मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया, सेक्टर ओ बी सी, ये जो सेक्टर है, सेक्टर ओ बी सी है, मैं इसका एरिया निकाल दूंगा, है ना। तो ये पूरा आ जाएगा। उसमें से मैं माइनस क्या करूंगा, किसका एरिया, ट्राइंगल ओ बी सी, इसका एरिया मैं सेक्टर ओबीसी माइनस ट्राइंगल ओबीसी, इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है किसका एरिया आ जाएगा, मेरे पास ओ ए सी का एरिया आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था, मुझे ओ ए सी का ही एरिया चाहिए था, ठीक है। तो मैं सेक्टर ओबीसी और माइनस ट्राइंगल ओबीसी, इन दोनों का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखिएगा, सेक्टर ओबीसी, ओबी की वैल्यू है मेरे पास आर, ओसी की वैल्यू है आर, ये एंगल है मेरे को कितना 120 डिग्री। तो सेक्टर ओबीसी का कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा क्या है 2π/3 यानी कि 120 डिग्री, माइनस ट्राइंगल ओबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, तो ट्राइंगल ओबीसी का एरिया, अब देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आर है, और ये आपका है r/2, ये आपका r/2 है ना, ये वाली डिस्टेंस, और ये r है, तो ये कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 यानी कि √3r/2, ये कितना हो जाएगा √3r/2। अरे ये वाली डिस्टेंस, ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3r/2, ये √3r/2 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं कि इसका ट्राइंगल ओ सी बी का एरिया कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस कितना है मेरे को r/2 इंटू हाइट कितनी है √3r/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3r²/4, यानी कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा √3r²/4, √3r²/4, ठीक है। तो ये जो है मेरा, ये है मेरा एरिया ऑफ ओ ए सी, एरिया ऑफ ओ ए सी, सिर्फ इतने का एरिया आया। कितना एरिया आया मेरे को, आर स्क्वायर मतलब πr²/3 माइनस √3r²/4, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना ओ ए सी का एरिया आया, और मुझे एक एरिया और निकालना है ओ बी सी का। तो ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं एक दूसरे के अबाउट, तो इसका डबल बस कर देना है। जैसे हम इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2πr²/3 माइनस √3r²/2। ये फाइनली जो है मेरा वो आया एरिया विच इज कॉमन टू बोथ द सर्कल्स। ये मेरे पास क्या आया, एरिया विच इज कॉमन टू बोथ द सर्कल्स, वो उसका एरिया पे एरिया आया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि देन द एरिया विच इज कॉमन टू द सर्कल्स, यानी कि ये वाला इज लेस देन 1/3 ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स, 1/3 ऑफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स, यानी कि 2πr²। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कितनी कम है, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2πr²/3 माइनस दिस वैल्यू 2πr²/3 प्लस √3r²/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो √3r²/2 एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे कि ये वाला टर्म इससे बड़ा है, यानी कि √3r²/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। A sphere and a cube have same surface area. The ratio of the square of their volumes. Same surface area है, तो 4πr² is equal to 6a², ठीक है। देन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम्स मतलब कि 64/9 π² r⁻⁶, ठीक है ना। 4/3 πr³ का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे a⁻⁶, ठीक है, a⁻⁶। तो 64/9 π² r/a⁻⁶ की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो r²/a² की वैल्यू कितनी आ रही है 6/4π, यानी कि 3/2π। जब इसका होल क्यूब कर देंगे, इसका जब होल क्यूब करेंगे तो पावर 6 हो जाएगी, तो इसका होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27/8π³। तो r⁻⁶/a⁻⁶ की वैल्यू कितनी आ रही है 27/8π³, तो कितना आ जाएगा 64/9 इंटू π² इंटू 27/8π³। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 3 चला जाएगा, एक मिनट सॉरी, ये 64 तो ही ना होगा, 16 होगा ना, तो वो 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 16/9 हो जाएगा, ये 16/9 होगा, तो ये आपका 16 हो जाएगा। और जैसे हम 8 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और π² से ये कटा, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा 2 × 3 6/π, यानी कि 6:π। आंसर क्या आ जाएगा 6:π, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
The radius of a sphere is equal to the radius of the base of a right circular cone. Radius of the sphere is equal to the radius of the base of a right circular cone. ठीक है, radius of the cone, and the volume of the sphere is double the volume of the cone. तो 4/3 radius of the volume of the sphere, 4/3 pi rs cube is equal to 2 times 1/3 pi rc square h. Then the ratio of the height of the cone to the radius of its base. आर एस की वैल्यू आर सी के बराबर है, ठीक है. तो यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 और यहाँ से 2. तो 2 आर सी का होल क्यूब, बिकॉज आर एस इज इक्वल टू आर सी, तो 2 आर सी का होल क्यूब इज इक्वल टू आर सी स्क्वायर इंटू एच. यहाँ से कटा. हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन. तो हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा एच, टू द रेडियस ऑफ द इट्स बेस हो जाएगा आर सी. तो 2 इज इक्वल्स टू एच अपॉन आर सी. इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1. ठीक है. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं. Water flows through a cylindrical pipe of internal diameter 7 centimeter. Internal diameter 7 centimeter है at the rate of 5 meter per second. The time in minutes the pipe would take to fill an empty rectangular tank is this. अब देखिए 1 सेकेंड में 5 मीटर की स्पीड से फेंका जा रहा है. तो एक ही सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है? तो इसका जो डायमीटर है वो 3 है. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 यानी कि 35/10 यानी कि 5/2. ठीक है, मतलब रेडियस 3.5 हो जाएगा तो 35/10 सेंटीमीटर. ठीक है, सॉरी 5 7 होगा ना. हाँ, तो 7/2 सेंटीमीटर है इसका रेडियस. और एरिया कितना हो जाएगा उस ओपनिंग का जहाँ से पानी ऐसे गिर रहा है? तो कितना हो जाएगा एरिया? पाई इंटू आर स्क्वायर. तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49/4. तो 7 2 11 77/2 सेंटीमीटर. बेसिकली सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर में गिवन है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना. तो 1/100 इंटू दिस, यही तो होगा ना. हाँ, तो ये आपका हो जाएगा. और 1 सेकंड में इतना गिर रहा है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एरिया इंटू वेलोसिटी विल गिव यू वॉल्यूम पर सेकंड. तो 52000. तो 77/4000 इज इक्वल टू हाउ मच द टाइम इन मिनट्स इज इक्वल टू इतना वॉल्यूम करना है. 1 सेकंड में इतना बह रहा है, तो टी सेकंड में क्या इसको कितना फिल कर पाएगा? तो 12 इंटू 2.31. ठीक है, तो टी इज इक्वल्स टू 12 इंटू 231 इंटू 40/77. ठीक है, कितना हो जाएगा ये? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 2 21 7 3. तो 36 इंटू 40 41440 सेकेंड्स. इसको 60 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 और 24. तो 24 मिनट्स हमको टोटल लग रहा है इसको भरने में. ठीक है, बस यही यहाँ पे हमको ये लगाना है कंसेप्ट कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड उस पाइप से बह रहा है ना. वॉल्यूम पर सेकंड कितना बह रहा है? तो 1 सेकंड में उतना वॉल्यूम भरेगा, तो टी सेकंड में इतना वॉल्यूम भरना चाहिए. तो टाइम और हमको भरना कितना? इतना. तो बस वही फॉर्मूला लगा के इसको इक्वेट करके आंसर निकाल देंगे. द टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 24 centimeter with a hemisphere of radius upon its base is. कहने का मतलब है कि ये है कुछ ऐसा फिगर है हमारे पास ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. ये हमारा 24 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर. तो इसकी स्लैंट हाइट 25 हो जाएगी. और हमको पता है टोटल आउटर सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल ऑफ कोन, है ना. पाई आर एल ऑफ कोन प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर एल प्लस 4r. ठीक है ना. 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और पाई आर एल हो जाएगा. तो पाई को वैसे ले लेते हैं. पाई इंटू आर कितना हो जाएगा? 7. एल की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस 4r. तो 4 इंटू दिस, तो 28 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 353 इंटू 7 कितना हो जाएगा? सॉरी हेमिस्फीयर है ना, तो हेमिस्फीयर का तो 2 होगा. हाँ, तो ये 2 हो जाएगा. 2 तो 2r कितना हो जाएगा? 14. 25 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 39. 39 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 3 20
7 273, हाँ, तो 3 6 7 3 21 6 20 273 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द लास्ट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, अब देखिए कुछ नहीं करना है, 17 की पावर 1 इज इक्वल टू 17, 17 की पावर 2 करेंगे तो 17 स्क्वायर होता है 289, 9, फिर 9 इंटू 7 करेंगे तो 3, 3 इंटू 7 करेंगे तो 1। ये कब तक आएगा? जब 7 की पावर 4 होगा। जब 7 की पावर 4 हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट आती है 1। फिर हम फर्दर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 7, विच इज़ 7 की पावर 5। मतलब कि कहने का मतलब है कि हर 4th इंटरवल के बाद, हर 4 इंटरवल के बाद जो उसकी यूनिट डिजिट है वो 7 आ रही है ना। तो आप देख सकते हैं कि 256 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा ऑब्वियसली, तो 17 की पावर 4 मल्टीपल होगा किसी 4 6 24 164, ठीक है। तो लास्ट डिजिट ऑब्वियसली 1 ही आएगी, है ना, 1, क्योंकि 4th के बाद रिपीट कर रहा है, 7 की पावर 5 में 7 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि 7 की पावर 1 7 है, 7 की पावर 249, लास्ट डिजिट 9 है, फिर ये 3 है, तो हर 4th इंटरवल के बाद उसकी यूनिट डिजिट फिर से 7 हो रही है। लेकिन 4th के बाद, 4th पे है 1, तो ऑब्वियसली ये 17 की पावर 4 ही आएगा और उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड having dimensions this has to be painted on all its faces, ठीक है। द लेयर ऑफ द पेंट मस्ट बी 0.1 mm थिक। पेंट कम्स इन क्यूबिकल बॉक्सेस। देखिए पहली बात हमको निकालना है कि टोटल वॉल्यूम कितना लगेगा, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। 0.1 mm थिक है, इसलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं। पहली बात 3 इंटू 2, देखिए यूनिट का भी यहाँ पे खासा ध्यान रखना है क्योंकि एक मीटर में है, एक mm में है और एक सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम सबको mm में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, mm में ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, तो कितना हो जाएगा 3000 m इंटू 6, तो उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा। पहले हम इन दोनों का एरिया लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 8 mm स्क्वायर। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक फेस का 0.1 से, यानी कि 10 की पावर -1, तो विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 7। अब ऐसे ही इसका दूसरा फेस भी होगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 7 mm क्यूब। किसके लिए? फिलहाल एक फेस का हुआ, एक फेस का दोनों साइड हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास एक वुड है जो कि क्यूबॉइडल शेप में है, कुछ ऐसे, है ना, ये ऐसे, ये ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या किया, हमने जो ऊपर वाला फेस था और जो नीचे वाला फेस था उन दोनों को हमने कर लिया। अब हम करते हैं दोनों के साइड वाला फेस का, ये 3 और ये 4, जिसका डायमेंशन है 2 इंटू 1.75, ठीक है। 1.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ 175/100, 25 7 और 25 4, तो 7/4, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7/2 इंटू 2, है ना, क्योंकि हम दो फेस का कर रहे हैं, 2, 7/2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 और 4 दोनों का ले रहे हैं ना, और प्लस इंटू 10 की पावर 7, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 7 इंटू 10 की पावर 7 mm क्यूब। किस किस फेसेस का? 3 और 4 का, और ये किसका है 1 और 2 का। अब हम लास्ट के दो फेसेस बच रहे हैं उनका कर देते हैं। ये कौन सा, एक इधर साइड वाला 5 और उधर वाला साइड वाला 6, ठीक है। तो 5 और 6 का भी कर देते हैं। वो क्या, जिसका डायमेंशन 3 और 1.75 होगा। ऑब्वियसली इसका 7/4 है, तो ये कितना हो जाएगा 7/12, 7/12 सॉरी 21/4 होगा ना, तो 21/4 इंटू दोनों साइड है तो दोनों करेंगे, और इंटू 10 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 10.5 10.5 इंटू 10 टू द पावर 7 mm क्यूब। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 + 7 29, और 19 + 10 29, तो 29.5 इंटू 10 टू द पावर 7 mm क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड। हमसे कह रहा है कि पेंट कम्स इन क्यूबिकल बॉक्सेस हैविंग देयर एजेस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यूबिकल बॉक्स है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 100 mm है, यानी कि 10 टू द पावर 2 mm है।
इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10⁶ mm³। तो टोटल पेंट हमको इतना चाहिए, तो और हम एक बॉक्स में इतना ला सकते हैं, तो टोटल बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? तो 29.5 इंटू 10⁶ अपॉन 10⁶। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई यूनिट में, 6 इंटू 10⁸ नहीं होगा ना, क्योंकि मीटर से हम mm में जा रहे हैं, तो वो 10³ 10⁶ हो जाएगा, सॉरी 10⁶ होगा। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये 10⁵ हो जाएगा, ये सब में यहाँ पे 10⁵ कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 10⁵ होगा, 10⁵ जहाँ पे 10⁵ हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29.5 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 2.95। कहने का मतलब है कि हमें 2 बक्से तो लाने ही है, लेकिन जो 0.95 बच रहा है उसके लिए भी तो हमें तीसरा बक्सा, एटलीस्ट हमें 3 बक्से तो लाने हैं। मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट मस्ट बी परचेस्ड, तो हमें 3 बक्से लाने हैं। एक्चुअल लाने हैं 2.95, लेकिन हम बक्सों को काट तो सकते नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें तीसरा बक्सा भी लाना पड़ेगा। कुछ पेंट बच जाएगा, लेकिन वो भी यूज ही तो होना है। 2.95 हमको चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर दिस। कुछ नहीं करना है, एक डायगोनल्स की साइड क्या होती है, L, B और H होती है, ठीक है। तो L² प्लस B² हमको कितना गिवन है 13 का स्क्वायर विच इज़ 169, B² प्लस H² का वैल्यू है 281, और H² प्लस L² का वैल्यू कितना है 400। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 5 1 + 1 2 2 + 2 4 850। तो ये आ जाएगा 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 25। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी L² प्लस B² प्लस H² की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमसे क्या पूछना चाह रहा है LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू। तो हमको पता है एक फॉर्मूला से क्या कि L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL। अब हमसे ये टर्म पूछ रहा है, ठीक है, और हमको ये वाला टर्म पता है, और हमको L, B और H की वैल्यू निकालनी है। तो L, B और H की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से मैं B² को लिख सकता हूँ 169 माइनस L², और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 169 माइनस L² प्लस H² की वैल्यू कितनी है 281, ठीक है। तो H² माइनस L² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 269 279 112, और यहाँ से H² प्लस L² की वैल्यू कितनी गिवन है 400, है ना, थर्ड वाली इक्वेशन से। तो यहाँ से जब हम दोनों को करेंगे तो 2H² की वैल्यू आ जाएगी 512, तो H² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 256, H की वैल्यू 16 हो जाएगी यहाँ से। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 281 माइनस 256, या फिर हम L² की बात करें तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 माइनस 256, 400 माइनस 256 L², तो 441, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब हमको B की वैल्यू निकालनी है, तो B² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 169 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 5 2 25, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। बस यहाँ पे 5 16 12 आ गया, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो 16 12 हो जाएगा 28, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 33, 33 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9999, तो 981 1089, तो 1089 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे L² प्लस B² प्लस H², इसकी वैल्यू है 425, तो कितना आ जाएगा 664 स्क्वायर यूनिट्स जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमको चाहिए थी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, आ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर पेपर है 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड इज रोल्ड टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट इक्वल टू द विड्थ। जब यानी कि हम इसको इसके अबाउट ऐसे रोल करेंगे, है ना, इसको ऐसे ले जाएंगे रोल करेंगे, तो हमारे पास एक सिलेंडर बनेगा जिसकी हाइट इसके विड्थ के बराबर होगी। इसकी विड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर की, है ना, इसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर की। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर सो रोल्ड इज। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जो ये 44 सेंटीमीटर है,
ये 44 सेंटीमीटर इस पूरे इसको विजुलाइज करिए, ये जो 44 सेंटीमीटर ये वाला है वो इसका पूरा सरकमफ्रेंस होगा, तो मेरा 2πr जो है वो 44 हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 44 हो जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि जब भी हम रेक्टेंगल को उसके विड्थ के अलॉन्ग रोल करते हैं तो जो उसका वो होता है जो लॉन्गर पोर्शन होता है वो उसका सरकमफ्रेंस होता है वो उसके ऊपर वाले पार्ट का। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू 4 है एंड दिस इज इक्वल टू देन इसकी वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना है, b को 4 माइनस ए रख दीजिए, तो a² प्लस a² प्लस 16 माइनस 8a की वैल्यू यहाँ से 40 आ जाएगी, तो 2a² यानी कि a² माइनस 4a प्लस 16 माइनस 40 कितना हो जाएगा 26, 36 माइनस 24 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a² माइनस 6a प्लस 2a माइनस 12 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू या तो 6 आ जाएगी या तो -2 आ जाएगी, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। a³ यानी कि 216, 2 की पावर 6 कितना होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 280। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका 280। ठीक है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑन द साइड ऑफ 56 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर से डाला है, हमको ये बोल रहा है कि इसका लेंथ कितना होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल डालते हैं। इस पूरे ट्राइंगल का जब मैं एरिया निकालूंगा यहाँ से, ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल देते हैं। ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया मैं हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल दूंगा। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 56 प्लस 25 66, 76 प्लस 5 81, 81 प्लस 39/2 विच इज़ इक्वल टू 0, 120/2 विच इज़ इक्वल टू 60। तो अंडर रूट एस हो जाएगा 60, एस माइनस ए कितना होगा 60 माइनस 25 आपका 35 हो जाएगा, और इंटू 4 इंटू 39 मतलब 60 माइनस 39 कितना हो जाएगा 49, 59, 21। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एरिया इसका 60 को मैं लिख सकता हूँ 35 को 7 इंटू 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा, एक 7 यहाँ से बाहर आया, 4 का 2 बाहर आएगा है ना, तो ये गया यहाँ से, और एक 15 बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा टोटल एरिया हो जाएगा 14 इंटू 15, ये मेरा एरिया हो गया। इसको मैं किससे इक्वेट कर दूंगा, हाफ इंटू बेस, बेस मेरा कितना है 56 इंटू हाइट, हाइट मेरे को वही चाहिए, यही तो परपेंडिकुलर चाहिए है ना, यही तो मेरी हाइट है और यही मुझको चाहिए, तो इसको इक्वेट करेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 4, 28, 2। तो 20 यहाँ 28 इंटू 2 हो जाएगा 56, 56 से 56 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास ये वेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमको ये करना था कि हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको उसके एक्चुअल फॉर्मूला से इक्वेट कर देना है, और चूंकि ये एक स्केलिन ट्राइंगल है तो स्केलिन ट्राइंगल के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो हेरोन्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला में हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पहली बात तो हमारे पास एरिया आएगा, फिर हम उस एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इक्वेट करके वहाँ से हाइट निकाल देंगे, क्योंकि हमको बेस की वैल्यू पता है 56। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर एट राइट एंगल्स। ठीक है, एंड द स्लैंट हाइट्स इफ प्रोड्यूस्ड फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका जो डायग्राम आपका बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा, सपोज ये मेरे पास पैरेलल साइड्स हैं और ये मेरे पास स्लैंट्स वाली साइड्स हैं। ठीक है, ये मेरा ट्रेपेजियम का बेस हो जाएगा, और हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि डायगोनल्स जो है उसके वो राइट एंगल्स पे हैं, और द स्लैंट हाइट्स इफ प्रोड्यूस फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द ग्रेटर ऑफ द टू पैरेलल साइड्स। ग्रेटर है इसकी ये वाली साइड, और इसी साइड से हमारे पास ये स्लैंट हाइट जब ऐसे प्रोड्यूस होते हैं यहाँ से, तो ये जाके आपको बनाते हैं क्या, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वाला है ना, ABCD ट्रेपेजियम है और एक O है, तो मेरा ODC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बन जाता है। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 16 सेंटीमीटर, सपोज ये है मेरा साइड A और ये है मेरा साइड B, तो ये वाला भी साइड मेरा B हो जाएगा है ना, और ये वाला भी साइड मेरा B हो जाएगा। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि हाफ इंटू A प्लस B इंटू H,
इसकी वैल्यू मुझे 16 दे रखी है, तो a प्लस बी इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। h क्या है मेरा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये मेरा h है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू एच की वैल्यू 32 हो गई। अब ये वाली डिस्टेंस a हो जाएगी, है ना, और ये एंगल 60 डिग्री है। सपोज मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको भी x मान लेता हूँ, है ना, तो a प्लस 2x की वैल्यू b हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2a प्लस 2x इंटू एच की वैल्यू 32 हो जाएगी, यानी कि a प्लस एक्स इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि अगर ये रेक्टेंगल है और हमको दे रखा है पहले से कि इसके डायगोनल्स जो है वो राइट एंगल पे कर रहे हैं, है ना, तो इसका जो उसका फॉर्मूला होता है, जो उसके डायगोनल्स के जो कहते हैं ना, एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ पे कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, एकदम एकदम अच्छे से इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रेपीजियम है हमारे पास ऐसे, ठीक है, और इस ट्रेपीजियम की जो स्लैंट हाइट्स हैं उनको एक्सटेंड किया गया है आगे की ओर, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे जाके एक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे बना दूंगा और मैं इस वाली पैरेलल साइड को थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूँ, है ना, तो ये भी ए हो जाएगा और इन दोनों को मैं एक्स मोल लेता हूँ क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये दोनों इक्वल, जाहिर सी बात है, इक्वल स्पेसिंग छोड़ेंगे क्योंकि एक सिमेट्रिक सा स्ट्रक्चर है ना। और हमको एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, है ना, यहाँ पे बेसिकली ये जो है ना, ये गिवन है हमारे पास, ये जो इसके डायगोनल्स हैं ये ऐसे, ये दोनों राइट एंगल्स पे आते हैं। तो कोई भी ट्रेपीजियम या कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है वो होता है d1 क्रॉस d2, ये होता है। तो इसका हो जाएगा हाफ d1 का मॉड d2 का मॉड इंटू साइन थीटा। अब थीटा चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो बेसिकली कितना हो जाएगा हाफ इंटू d1 का मॉड इंटू d2 का मॉड, मतलब कि उनके मैग्नीट्यूड, ये आपका d1 है और ये आपका d2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो एक ये ट्रेपीजियम है हमारा, राइट, ये हमारा ट्रेपीजियम है और चूंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ऑब्वियसली जो ये वाला पोर्शन होगा और ये वाला जो लाइन होगी वो दोनों के दोनों बराबर ही होगी, है ना, ठीक है। दोनों बराबर होगा तो ये हो जाएगा हाफ डी स्क्वायर और इसकी वैल्यू मुझे को कितनी दे रखी है, जो ट्रेपीजियम का एरिया है वो कितना है 256, तो डी सॉरी 256 नहीं 16 दे रखा है ना, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 32 हो जाएगी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √32। अब जैसे डायगोनल की वैल्यू √32 हुई तो ध्यान से देखिएगा इस वाले पोर्शन में, है ना, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको देखिएगा, तो ये आपका, अगर मैं इस हाइट को h बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास हो जाएगा h स्क्वायर प्लस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये ब्लैक वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल इसको देखेंगे तो ये होगा मेरे पास पहली इक्वेशन। दूसरी मेरे पास पहले से दे रखी है क्या कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि a प्लस 2x, तो इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज h, ये हो गया क्या एरिया, एरिया हमको कितना दे रखा है 16। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा a प्लस एक्स इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। अब मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ से पता है। अब देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चूंकि एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से h अपॉन एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी h अपॉन √3। इसी x को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और इसी x को यहाँ भी सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है, a प्लस h बाई √3 इंटू एच इक्वल टू 16, ठीक है। तो ए एच प्लस एच स्क्वायर बाई √3 इज इक्वल टू 16, ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगी क्या, एच स्क्वायर प्लस ए प्लस एच बाई √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई √3 ए एच इज इक्वल टू 32। ये मेरे पास आ गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है।
एक पहली इक्वेशन आ गई और ये दूसरी इक्वेशन। तब अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वैसे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कि ए इज इक्वल जो एच है वो आपका 2 होगा, कि एच आपका जो है 4 होगा, कि एच आपका 8 होगा। तो आप यहाँ पे कुछ कोई भी वैल्यू आप रख के देखो, तो यहाँ पे आपका जो एच इज इक्वल टू 4 है वो आपको सेटिस्फाई करेगा। आप एच इज इक्वल टू 4 यहाँ पे रखेंगे तो आपको ए की एक वैल्यू मिलेगी। फिर आप एच और ए को यहाँ पे रखेंगे, तो आप जब दोनों को रखिएगा यहाँ पे, जब आप दोनों को यहाँ पे रखिएगा तो आप पाइएगा कि जो वैल्यू 32 आ रही है ना। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा के सॉल्व करिए और ऑप्शन से देख के मैच करिए। 32 जो आपका आ जाएगा व्हेन यू विल कीप एच इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो हाइट है बिटवीन दोस टू पैरेलल साइड्स, वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो 4 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 2 सेक्टर्स ऑफ 40 डिग्री ईच हैव बीन कट ऑफ। ये हमारा एक सेक्टर 40 डिग्री का और दूसरा सेक्टर ये 40 डिग्री का, ये दोनों के दोनों सेक्टर कट ऑफ हो गए। तो मेरे पास रिमेनिंग एरिया का पोर्शन पूछ रहा है। तो हमको पता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, एक सेक्टर का रेडियस होगा तो 2 सेक्टर का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे तो आर स्क्वायर इंटू पाई माइनस थीटा विच इज़ इन रेडियंस। बस यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है। आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 माइनस 40 डिग्री को अगर हम उसमें कन्वर्ट करें थीटा रेडियंस में तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 40 रेडियंस, तो ये हो जाएगा 2/9 माइनस 2 पाई बाई 9, ठीक है। तो 9 इंटू 22/7 बाहर निकलेगा तो 1 माइनस 2/9 बचेगा, ये हो जाएगा 7/9, 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ रहा है, 22 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। 3 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ डायमीटर डी आर ड्रॉन ऑन अ प्लेन इन सच अ वे दैट ईच सर्कल टचेस द अदर 2 सर्कल्स। अ बिग सर्कल इज ड्रॉन इन सच अ मैनर दैट इट टचेस ईच ऑफ द स्मॉल सर्कल्स इंटरनली। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास एक सर्कल है ना, हमारे पास एक ये सर्कल है, तो एक सर्कल यहाँ पे है ऐसे, है ना, दूसरा सर्कल आपको कुछ ऐसे मिलेगा और तीसरा सर्कल आपको कुछ ऐसे मिलेगा। तो हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले सर्कल का सेंटर ये हो जाएगा, इस वाले सर्कल का सेंटर ये और इस वाले सर्कल का सेंटर ये। हम देख सकते हैं जब हम इसको ज्वाइन करेंगे आपस में, तो चूंकि हमसे बोल रखा है कि ईच ऑफ डायमीटर डी, इसका डायमीटर डी है ये वाला, तो ये d/2 होगा, ये d/2 होगा, ये d/2, ये भी d/2 और ये d/2। तो बेसिकली इन सब का जो साइड हो जाएगा हमारा वो d हो जाएगा, ये वाला साइड d हो जाएगा और ये वाला भी साइड d हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर ही इस पूरे सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली अगर मैं इस ट्रायंगल को बोलूँ ABC, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे इस सर्कल का मुझे बिगर सर्कल का वो निकालना है रेडियस, ठीक है। यानी कि मुझे इस पॉइंट को यदि मैं D बोल दूं तो मुझे निकालना है OA प्लस AD मुझे निकालना है। उसके लिए मुझे OA और AD निकालना पड़ेगा। AD तो मुझे पता है, AD की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस है, तो AD की वैल्यू d/2 हो जाएगी। OA निकालना है। OA कैसे निकालेंगे, चूंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर है, तो देयरफॉर O इज ऑल्सो अ सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड मारता है ना, सेंट्रॉइड इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड मारेगा। तो मुझे OA चाहिए, तो OA बेसिकली क्या होता है, 2/3 पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, यानी कि ऑल्टीट्यूड। अब इस ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² माइनस a² √3a/2, तो √3a/2, a से कैंसिल आउट हो गया तो a/√3। ये आपके पास जो है वो OA की वैल्यू आ जाएगी, तो a/√3। अब मुझे AD की वैल्यू पता है d/2 और OA प्लस AD कितना हो जाएगा, a/√3 प्लस d/2। ये आपका आ जाएगा बिगर सर्कल का रेडियस। तो यहाँ से निकाल देंगे πd², है ना। एरिया ऑफ द बिगर सर्कल कितना हो जाएगा, पाई इंटू दिस का स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू a प्लस d 2a प्लस √3d अपॉन 2√3 का स्क्वायर इंटू पाई, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा इसका बिगर सर्कल का एरिया। तो कितना हो जाएगा, π/12 बाहर आया और 2a प्लस √3d, ठीक है। तो अब हम a को भी d के टर्म्स में लिख लेते हैं क्योंकि सारी की सारी चीज़ें d में ही हैं, ठीक है। साइड को मैंने a माना था, a को हमने क्या माना था, a इज इक्वल टू d हो गया, तो 2d प्लस √3d का होल स्क्वायर
ठीक है, तो डी बाहर आ जाएगा, तो पाई बाई 12, डी बाहर आए तो डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बचेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो पाई बाई 12 डी स्क्वायर इंटू √3 + 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। If the angle between the radii of a circle is 130 degree, then the angle between the tangents at the end of the radii is, कहने का मतलब ये है कि ये और ये 130 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया और यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना एंगल होगा। अगर ये 130 डिग्री है, यहाँ से मैं इस पर ड्रॉ करता हूँ, ये दोनों इक्वल है, और ये हो जाएगा 60 50 सॉरी ये आपका 25 डिग्री हो जाएगा ना, ये 25 होगा, ये 25 होगा। ठीक है, और ये 25, ये चूँकि 90 है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपका 25 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 - 25 यानी कि 65। तो ये वाला भी एंगल 65 हो जाएगा, 65 130, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, OA, OB, OC, OD आर रेज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सच दैट एंगल AOB, यहाँ पे O है, सपोज यहाँ पे A है, तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो यहाँ पे B कहीं आएगा, B की वैल्यू आपके पास कुछ ऐसी जा रही है ना। एंगल AOB की वैल्यू 100 डिग्री दे रखी है, उसके बाद एंगल BOC की वैल्यू कितनी दे रखी है 82 डिग्री, है ना, 82 डिग्री, यानी कि ऑलमोस्ट ऐसे कुछ आएगा 82 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे D उसके बाद एंगल COD की वैल्यू आपको 100 दे रखी है ना, इसकी भी वैल्यू आपको 100 दे रखी है, और फिर एंगल AOD, एंगल AOD आपको 78 दे रखा हुआ है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, AOC, एंगल AOC मतलब सॉरी AOC एंड BOD आर लाइन्स। पहले देख लेते हैं AOC क्या लाइन है, तो AOC लाइन नहीं है, क्योंकि 100 + 78 होता है 178 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री होता तो हम इसको लाइन बोल सकते थे, है ना, तो तभी पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनती, लेकिन ये 178 डिग्री, तो ये लाइन तो नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि एंगल BOC यानी कि 82 डिग्री एंड एंगल AOD आर सप्लीमेंट्री का मतलब है कि इन दोनों का सम 180 के बराबर आ रहा है क्या, तो क्या 82 और 78 का सम 180 के बराबर आ रहा है, देख लेते हैं। तो ये 160 आ रहा है, 180 के बराबर तो नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। एट 8:30 द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ एन एंगल ऑफ अ क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ, तो आंसर बहुत ही सिंपल है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 30 × आवर - 11/2 × मिनट, ये फॉर्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। 30 × 8 हो जाएगा मेरा 240, - 11/2 × मिनट्स कितना है 30, तो हो जाएगा मेरा 15। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 240 - 165, तो बस निकाल देंगे कितना आ रहा है 5, ये हो जाएगा 13 7 75 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 75 डिग्री। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री होगा 10 डिग्री, क्योंकि 80 + 10 विल बी 90, और 10 डिग्री कितना होता है रेडियन में, π/180 × 10 विच इज़ π/18 रेडियंस। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन इट इज साइक्लिक, यानी कहने का मतलब है कि नॉन पैरेलल साइड्स यदि इक्वल होते हैं तो क्या वो साइक्लिक होता है। तो देखिए इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। सपोज ये ABCD है, ठीक है, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, और यहाँ पे रखे E, यहाँ पे रखे F, ये 90 डिग्री है ना, और ये भी 90 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF की बात करें तो इस वाले में आप देख सकते हैं कि AD की वैल्यू BC के बराबर है, AE की वैल्यू BF के बराबर है, और एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं RHS कॉन्ग्रुवेंसी से बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुवेंट टू ट्राइंगल
बी सी एफ, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल डी की वैल्यू एंगल सी के बराबर हो जाएगी, एंगल डी की वैल्यू एंगल सी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं कॉन्ग्रुएंसी से मतलब बोल सकता हूँ। और ये वाले इस वाले एंगल की वैल्यू एंगल ए की वैल्यू एंगल बी के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब चूंकि हमको पता है कि ये ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और बी सी एक ट्रांसवर्सल है। अगर मैं इसकी बात करूँ, बी सी एक ट्रांसवर्सल है, तो हमको पता है कि जो एंगल बी है प्लस एंगल सी है उसकी वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ से निकल के आएगा कि जो मेरा एंगल सी हो वो है 180 माइनस एंगल बी, ठीक है। अगर ये एंगल सी है या फिर अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा 180 माइनस एंगल बी, ठीक है। और चूंकि एंगल ए की वैल्यू एंगल बी के बराबर है, एंगल ए की वैल्यू एंगल की बी के बराबर है, तो ये आपका एंगल बी हो जाएगा और ये आपका 180 माइनस एंगल बी होगा। और जब हम इन दोनों का सम करेंगे, एंगल सी मतलब जो ये दोनों सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल बी प्लस 180 माइनस एंगल बी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसका मतलब कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारे पास एक उसकी प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री आ रहा है ना। तो ऑब्वियसली ये एक हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और इफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस देन द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट अ पॉइंट इन द मेजर सेगमेंट इज 30 डिग्री। इसको बना के देख लेते हैं। हमसे ये कह रहा है कि इफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ये है और ये रेडियस के बराबर है, तो ये आर हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी तो आर है पर यहाँ सेंटर से सेपरेट करेगा तो ये r/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं एंगल देखूँ, देन द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट अ पॉइंट इन द मेजर सेगमेंट। कहने का मतलब ये है कि सपोज एक पॉइंट हमने लिया मेजर सेगमेंट पे और ये पॉइंट ऐसे कुछ जा रहा है यहाँ पे, तो हमको ये वाला एंगल निकालना है कि वो एंगल कितना होगा, ठीक है। तो हमको वो एंगल निकालना है, कैसे निकाल देंगे, तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। मतलब कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा उसका आधा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि r/2 इंटू 1/r। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगी, एक मिनट, हाँ, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल आपका 30 होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। तो टोटल एंगल जो कि कॉर्ड ये सेंटर पे सबटेंड कर रहा है वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो उसका आधा जो है वो किसी मेजर सेगमेंट पे था, उसका वो आधा होगा। प्रॉपर्टी हमको पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा तभी तो ये 60 होगा। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पे बोथ 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। Out of two concentric circles, the diameter of the outer circle is 26 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक सर्कल है और हमसे बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल इज 26 सेंटीमीटर एंड द कॉर्ड mn ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल। टेंजेंट mn की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल इज 26, यहाँ से ऐसे 26 है, ठीक है। तो सेंटर से अगर हम इस कॉर्ड पे डालेंगे, ये जो सेंटर से यहाँ डालेंगे तो ये इसको आधे में बांटेगा। आधा कितना हो जाएगा इसका 12 और इसका डायमीटर 26 है, ये पूरा लेंथ 26 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 13, तो ये बचा आपका 5। तो जो रेडियस ऑफ इनर सर्कल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन पूछ रहा है, तो मीन कैसे निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हमको इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसका मिड पॉइंट 5 है, इसका 15 है, इसका 25 है, इसका 35 है, 45, 55, 65। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा आपका 5
175, 35 इंटू 10 है आपका आ जाएगा 350, ये आपका आ जाएगा कितना 440, ये आपका कितना आ जाएगा 226, अब 45 इंटू 12 कितना आ जाएगा 90, 45, 0, 14, 540। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, 1, 7 + 2 8 9 10 17 22 8 36 3 4 7 12 और 6 18, तो 1860 अपॉन 9 16 26 38 और 12 कितना हो जाएगा 50। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 36 7.2 है ना 110, तो 37.2 जो है इसका मीन आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज़ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी इसकी, तो मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 50। और मीडियन क्लास होती है मेरी n/2th क्लास, n की वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो 50/2 कितना हो जाएगा 25th क्लास। 25th की वैल्यू कहाँ आ रही है 30 to 40 में, है ना 26 से जस्ट पहले 25, तो 30 to 40 जो है हमारी वो हमारी हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मेरा क्या हो जाएगा 30 to 40, ठीक है, क्योंकि उसी के बीच में हमारा जो है वो लाई कर रहा है n/2th क्लास। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, L प्लस मीडियन हमसे पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हम सभी को पता क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल C अपॉन F इंटू स्मॉल c। तो यहाँ पे L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 30, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 30 प्लस n/2 मेरा क्या था 50/2 यानी कि 25 माइनस ये कैपिटल C क्या डिनोट करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये जो F है ये क्या है फ्रीक्वेंसी किसकी मीडियन क्लास की, ये है 26, तो आपको हो जाएगा 26 इंटू स्मॉल सी क्या है मेरा विड्थ ऑफ ईच क्लास। विड्थ ऑफ ईच क्लास कितनी है 10, तो बस इसको सॉल्व कर देना है 30 प्लस ये कितना आपका हो जाएगा 9/26 इंटू 10, तो 30 प्लस 90 सॉरी एक मिनट ये जो F है ना ये 26 नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 30 + 9 कितना हो जाएगा मेरा 39, तो मेरा मीडियन कितना आ गया इसका 39, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मोड, अब मोड के लिए मुझे पहले मॉडल क्लास ढूंढनी पड़ेगी। मॉडल क्लास मतलब क्या कि वो एक ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी, इस वाले क्लास की, तो मोड जो है इसी के बीच में आएगा। मोड का फॉर्मूला हम सभी को पता है, क्या फॉर्मूला होता है L प्लस FM माइनस FM माइनस 1 अपॉन 2FM माइनस FM माइनस 1 माइनस FM प्लस 1 इंटू C, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मोड कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी 40 प्लस FM कितना है मेरे पास 12 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू FM यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विच इज़ 24 माइनस FM माइनस 1 यानी कि माइनस 10 माइनस FM प्लस 1 यानी कि 8 इंटू 10, तो ये मेरा हो जाएगा इसका मोड। तो आपका हो जाएगा 40 प्लस 2 अपॉन 14 माइनस 8 6 इंटू 10, तो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 40 प्लस 10/3 यानी कि 40 प्लस 3.333 विच इज़ इक्वल टू 43.33। तो इस जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा मेरा 43.33। तो इसी के साथ हम यहाँ पे CDS फर्स्ट 2015 का सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हुए पहले पेपर का, तो इस वाले पूरे सेगमेंट में हमने ये देखा कि इसमें ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल सवाल थे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज़्यादा थे और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इसी के साथ हम यहाँ पे एंड करते हैं, और इसके बाद आपका जो है 2015 का सेकेंड पेपर भी आएगा, तो उसके लिए ट्यून्ड रहिएगा। थैंक यू।